नमस्कार दोस्तों, अल्फा ऑफिसर्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम देख रहे थे आरपीएससी का जो ईओआरओ एग्ज़ाम है, उसके लिए हमने पहले नगरपालिका का अधिनियम कर लिया, है ना? नगरपालिका के अधिनियम के बाद में हमने कुछ नियम शुरू किए थे, है ना? जो नियम कोर्स में दिए हुए हैं, वो नियम शुरू किए थे। उसमें टोटल 3 नियम हैं, 2 हम लोग कर चुके हैं और एक लास्ट वाला जो है, वो आज कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में हम लोग 8 जो योजनाएँ हैं वो योजनाएँ देखो वो योजना जो है वो क्या है कि थोड़ी थोड़ी पुरानी योजनाएँ हैं। पर अब उनकी जो अपडेट है साइट पे, है ना? तो वो साइट पे से अपडेट्स वग़ैरह लेने में थोड़ा-सा टाइम लग रहा है। तो 2-3 दिन बाद में मैं कोशिश करूँगा कि वो भी संडे तक प्रोबेबली अपलोड कर दूँ, ठीक है? तो ये बात हो गई। दूसरी बात भई जो लोग भी नोट्स ले रहे हैं उनको मैं वापस से बता देता हूँ कि जिन्होंने नोट्स लिए हैं उनको ये नियम वाले और जो योजना वाले हैं वो नोट्स साथ में मिल जाएँगे, ठीक है? वो जब भी प्रिपेयर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा मतलब हमारा कोर्स, उसके बाद में आपको साथ में दे देंगे ताकि फिर आप जब रिवाइज़ करो तो आपको वीडियो लेक्चर्स रहें और नोट्स आपके हाथ में रहें। वो चाहो तो देखो आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, चाहो तो आप ऑनलाइन भी पढ़ लो, है ना? पीडीएफ अगर आपके पास में लैपटॉप या टैबलेट है तो वो पीडीएफ पढ़ना भी थोड़ा आसान ही रहता है। उसमें क्या है आप एडिटिंग कर सकते हो, उसमें आप कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, तो इसलिए वो पीडीएफ के तौर पे भी ठीक है। वरना वैसे मुझे पर्सनली तो मैं सारी चीज़ें प्रिंट आउट करके ही पढ़ता हूँ, तो आप चाहो तो प्रिंट आउट भी उसको निकलवा सकते हो। ब्लैक एंड व्हाइट में निकलवाना क्योंकि ये कलर है तो थोड़ा महँगा शायद कलर होता है। जयपुर वगैरह में तो थोड़ा सस्ता, बाकी दूसरी जगह महँगा होता है। फिर हम लोग देखें तो हमने देखो जो कार्य संचालन नियम था वो कर लिया था। फिर समितियों की शक्तियाँ, कर्तव्य और कृत्य नियम, ये दोनों नियम हमने कर लिए थे। अब मान लो कि नियम से अपन एप्रोक्सिमेट लेकर के चलें तो 10 क्वेश्चन अगर आएँगे, तो आप ऐसा मान लो कि 2 क्वेश्चन इससे, 2 क्वेश्चन इससे और 6 क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। तो आज हम जो सबसे इम्पोर्टेंट नियम है वो देखने वाले हैं। थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, कोशिश करूँगा मैं जहाँ तक भी पॉसिबल होगा समझाने की, पर क्योंकि ये थोड़ा-सा है ना मोनोलॉग है ना? थोड़ा-सा मोनोलॉग है और मोनोलॉग है तो टोनस भी हो जाता है ये। तो मुझे ये पता चलना कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये थोड़ा-सा मुश्किल है। तो इसलिए आपको कुछ भी पॉइंट हो ऐसा समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर देना। आई विल ट्राई टू मेक इट मोर सिम्पलर फॉर यू। ठीक है? तो शुरू करते हैं। राजस्थान नगरपालिका सामान क्रय एवं अनुबंध नियम 1974। अब सामान क्रय और अनुबंध का मतलब क्या हुआ? तो सामान की बिक्री होती है, कुछ सामान बेचना है, कुछ सामान खरीदना है या फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट करना है, कुछ काम करवाने हैं। नगरपालिका को खुद के स्तर पे कुछ काम करवाने हैं, तो उसके टेंडर निकालने हैं। तो ये सारी चीज़ें इस नियम में दी गई हैं। तो सबसे पहले जो बात सबसे पहले लिखी होती है राजस्थान नगरपालिका कानून 1959। ठीक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। 1959 की धारा 298, धारा 80 और धारा 297 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न 17 नियम बनाए गए हैं। अब इससे क्या पता चलता है, टोटल देखो 17 तो नियम हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत नहीं बनाए गए हैं, क्योंकि आप देखो ये नियम जो हैं ये 1974 के नियम हैं, पुराने नियम हैं। तो तब तो 2009 का अधिनियम आया नहीं था, है ना? तो 2009 से पहले जो अधिनियम था 1959 का, उसके तहत ये जो नियम हैं ये बनाए गए हैं। उनकी जो उसमें जो शक्तियाँ दी हुई है उनका उपयोग करते हुए, ठीक है? तो ये बात हो गई। फिर कौन-कौन सी धाराएँ 298, धारा 80 और धारा 297, है ना? इनमें प्रदत्त शक्तियाँ हैं, ये 3 धाराएँ हैं और ये याद रखना है आपको 2009 के अधिनियम वाली धाराएँ नहीं है। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे, कन्फ्यूज़ करना चाहे, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखना है ये 1959 वाला जो कानून है नगरपालिका, राजस्थान नगरपालिका कानून, उसकी तीनों धाराएँ हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि धारा से पिछली बार दूसरे नियम से क्वेश्चन पूछा हो, तो इस बार इस नियम से भी बन सकता है। कोई उसमें अलग बात नहीं होगी। फिर बात करते हैं सबसे पहले नियम 1। तो नियम 1 और 2 तो हमको अब याद हो ही गया है कि नियम 1 क्या होता है, संक्षिप्त नाम। संक्षिप्त नाम में क्या दिया हुआ है, राजस्थान नगरपालिका सामान क्रय एवं अनुबंध। अनुबंध मतलब कॉन्ट्रैक्ट नियम। अब देखो मैंने कुछ चीज़ें ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, ये समझाने के लिए। जो मूल नियम है उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है अलग से कि इंग्लिश में, पर ये समझाने के लिए है क्योंकि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज़ ऐसी हैं जो डिफ़िकल्ट होती हैं। फिर प्रारंभ देखेंगे तो नियम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 1 माह पश्चात, बस इतना याद रख लेना। इसमें कोई डेट नहीं लिखी हुई है, मतलब अपने को डेट याद नहीं करनी है ना? मैं आपको देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, वैसे ज़्यादा बातें इधर-उधर की करना ठीक भी नहीं रहता, मैं करता भी नहीं, पर एक चीज़ होती है फोमो, है ना? फोमो होता है फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट। अब आपको जितने लोग मतलब मैं किसी पर्टिकुलर की बात नहीं करूँगा, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कुछ बताया जा रहा है, डिटेल्ड ऐज़ इन
कि कुछ आपसे आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है जो कभी ना तो एग्ज़ाम में पूछी हुई है, ना कभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई है और ना कभी आने के कोई चांसेस हैं। पर फिर भी इसलिए बताया जा रहा है कि आपको ये फोमो ना रहे। तो भाई ये थोड़ा बहुत फोमो जो है ना, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, ये सबको होता है। पर आप इसको ख़त्म करना चाहोगे तो आप इतनी चीज़ें पढ़ लोगे जिसका कोई अंत नहीं है। तो इसलिए जो नियम में दी हुई चीज़ें हैं, हम लोग वो करने की कोशिश करते हैं। अगर हमको इतना भी याद हो गया ना, तो भी हमारा बेड़ा पार लग ही जाना है, ठीक है? तो ये बात हो गई नियम 1 की, है ना? तो इसमें कौन से जो राजपत्र में प्रकाशन की तारीख है, उससे 1 माह पश्चात, डेट याद नहीं करनी है, 1 माह पश्चात लिखा हुआ है, तो 1 माह पश्चात याद कर लेना। फिर नियम 2 है, तो नियम 2 में परिभाषाएँ हैं, परिभाषाओं में जैसे कहीं पर भी बोर्ड लिखा हुआ है इस नियम के अंतर्गत, तो ये नगर परिषद है। नगर परिषद में ऑल 3 मैंने क्यों लिखा है? इसमें तीनों आ जाते हैं, निगम हो, है ना? परिषद हो और पालिका हो, है ना? और पालिका हो। तो ये तीनों इसमें आ जाते हैं। फिर क्रय अधिकारी या माँगकर्ता अधिकारी से जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी है, उसका अभिप्रेत है। अब देखो, इस अधिनियम में कई जगह पर हम लोग देखेंगे कि आपको कई जगह पर क्रय अधिकारी शब्द का इस्तेमाल किया हुआ मिलेगा, क्रय अधिकारी, और माँगकर्ता अधिकारी भी मिलेगा। तो जहाँ-जहाँ पर ये है, उसका मतलब क्या हुआ? मुख्य कार्यपालक अधिकारी या मुख्य नगरपालिका अधिकारी, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, ठीक है? तो ये नियम 1 और 2। अब नियम 3। अब नियम 3 में क्या है? निविदा द्वारा सामग्री का क्रय और कार्य का निष्पादन। अब देखो, कोई भी कार्य सामग्री का क्रय करना है, बिक्री करनी है या खरीदारी करनी है और कोई कार्य करना है, तो उसके लिए टेंडर निकाले जाएँगे। अब टेंडर किस केस में निकाले जाएँगे, तो वो नियम 3 में दिया हुआ है। तो प देखो, पहले तो ऐसी स्थिति थी कि जहाँ पर भी 1000 रुपए तक का व्यय हो, वहाँ कोटेशन लेना पड़ता था, है ना? कोटेशन लेना मतलब कि आप किसी से आप लिखित में लोगे, मान लो कि आपको ₹1000 की कोई चीज़ खरीदनी है। जैसे ₹1000 का क्या मानोगे आप? ₹1000 के आपको मान लो कि किताबें खरीदनी है, तो आप क्या करोगे, 3 अलग-अलग स्टेशनरियों से कोटेशन ले लोगे कि ये भई 10 किताबें मुझे खरीदनी है, तो इसने बोला कि मैं 999 में दे दूँगा, इसने बोला 1000 ₹1100 लूँगा, इसने बोला ₹1200 लूँगा। तो आप इनमें से जो सबसे सस्ती होगी, तो वो वहाँ से आप खरीद लोगे। तो ये कोटेशन आपको 3 जगह से लेने पड़ते थे। अब इस वर्तमान में क्या स्थिति है कि 10,000 तक तो बिना कोटेशन के आप खरीदारी कर सकते हो, क्योंकि ये पुराने नियम में तो ऐसा था कि यार उस टाइम पर ₹1000 की वैल्यू बहुत होती थी। अब 10,000 तक आप बिना कोटेशन के कर सकते हो। 10,000 से 1 लाख तक का व्यय है, तो 3 कोटेशन सहित। मतलब अब 10,000 से 1 लाख तक की मान लो आपको लैपटॉप खरीदना है ना? नगर पालिका में लैपटॉप की ज़रूरत है या फिर कोई कंप्यूटर की ज़रूरत है। तो कंप्यूटर खरीदना है, तो कंप्यूटर वाले जो दुकान होती है, लैपटॉप वाली दुकान होती है, वो 3 ऐसी दुकानों पे चले जाओ और 3 कोटेशन ले लो, जो सस्ता दे रहा हो उससे खरीद लो। फिर 1 लाख से अधिक अगर कोई खरीदारी है, कोई क्रय है या कोई कार्य का निष्पादन है, तो आपको ई-टेंडर निकालना पड़ेगा। वो फिर लोग टेंडर भरेंगे, उसमें जो टेंडर की रेट सबसे कम जाएगी, उसको ये टेंडर मिल जाएगा। तो ये प्रक्रिया किसकी दी हुई है? निविदा आमंत्रित करने की प्रक्रिया है ये। निविदा द्वारा सामग्री का क्रय और कार्य का निष्पादन। फिर आगे देखिए नियम 4। तो अब नियम 4 देखो, इसमें क्या की दिया हुआ है कि सामग्री के क्रय के लिए समय सीमा तय है और वो समय सीमा का पालन किया जाएगा। अब सामग्री का क्रय करना है, मान लो 1 लाख तक की सीमा की सामग्री है, तो वो भई 7 दिन में मिलनी चाहिए। 1 लाख से 10 लाख तक की सीमा का है, तो वो 10 दिन में, 10 लाख से 1 करोड़ तक की सीमा का है, तो वो 15 दिन में, और 1 करोड़ से अधिक है, तो वो 30 दिन में। अब कोई भी सामग्री आपको खरीदनी है, आपने चाहे कोटेशन लिए हों, चाहे आपने ई-टेंडर निकाला है ना? ई-टेंडर निकाला है। तो उस केस में क्या कितने-कितने दिनों में ये करनी है? 7, 10, 15 और 30, ये याद रख लेना। देखो, थोड़ी-सी ये इसमें इस अधिनियम में, मतलब इस नियम में ऐसी चीज़ें हैं जो एक बार में याद होना थोड़ा मुश्किल है। एक बार में देखो कंसेप्ट समझा जा सकता है, पर जो डाटा और जो फैक्ट होते हैं ना, वो आपको तभी याद होंगे जब आप उसके साथ समय बिताओ। तो इसलिए आप इनको बार-बार रिपीट करते रहोगे तो ये चीज़ें याद होंगी। फिर भी 7, 10, 15, 30, एक साइड ये याद कर लो, एक साइड ये जो सीमा है वो याद कर लो। फिर नोट में ये लिखा हुआ है कि ये जो समय सीमा है वो किस दिन से काउंट होगी, तो जब नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है, तब से ये समय सीमा काउंट होगी। ठीक है? तो ये था हमारा कौन-सा? नियम 4। फिर हम लोग बात करें इसके बाद में, तो नियम 5 की। अब नियम 5 में क्या लिखा हुआ है, ये देखते हैं। यदि किसी निविदा के आमंत्रण पर किसी कारण से निविदा उचित या पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं हो,
तो नए सिरे से निविदाएँ आमंत्रित की जाएँगी। अब मान लो कि आपको देखो 1 लाख से ज़्यादा का काम है, तो आपको टेंडर तो निकालने हैं, है ना? टेंडर निकालने हैं मतलब निविदा आमंत्रित करनी है। अब टेंडर आपने निकाल दिए, पर इन केस मान लो कि 1 ही टेंडर आया, इन केस 2 टेंडर आ गए, है ना? मतलब वैसे 2 के केस में तो हो जाता है, किसी एक को मिल जाता है। पर इन केस अगर 1 टेंडर आया या कोई टेंडर नहीं आता है, तो उस केस में आपको जो जो निविदाएँ हैं, वो वापस से नए सिरे से निकालनी पड़ेंगी। या तो आप अपनी रेट वगैरह कम करो या फिर उसका कुछ प्रॉफ़िट मार्जिन वगैरह बढ़ाओ, तो ये सब कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। देखो मैं बताऊँ, ये ज़्यादातर क्या होता है कि जो ये सब काम करते हैं, ठेकेदारी वाले काम करते हैं, तो जो जैसे कलेक्ट्रेट है ना? कलेक्ट्रेट है, तो वहाँ पर किसी काम का टेंडर निकला हुआ था एक बार, तो वो 10 लाख का काम था, है ना? अब 10 लाख का काम था और कलेक्ट्रेट में काम करना मतलब टेढ़ा काम है, तो कोई कमाई-वमाई का सोर्स वहाँ पर जुगाड़ना मुश्किल है, तो इसलिए उसके लिए कोई टेंडर आता ही नहीं है। वो 5-10 साल हो गए उसको, पर वहाँ पर कोई काम करने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर सरकार ने ज़बरदस्ती कलेक्टर साहब ने मेल-जोल करके 2-4 ठेकेदारों से ये टेंडर डलवा करके फिर वो काम करवाया। तो इसी तरीके से, है ना? तो क्या बात क्या है कि किसी कारण से निविदा अगर उचित या पर्याप्त संख्या में प्राप्त नहीं हो, तो नए सिरे से निविदाएँ आमंत्रित की जाएँगी। नए सिरे से निकालनी पड़ेंगी, आपको बार-बार निकालते रहो, बार-बार प्राप्त नहीं होंगी, तो भी बार-बार आपको निकालनी पड़ेंगी। फिर देखिए नियम 6, नियम 6 में क्या है? निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया, है ना? अब निम्नलिखित रूप से होगी, तो देखो कौन-कौन से रूप हो सकते हैं? तो एक तो खुली निविदा प्रणाली होगी, एक सीमित निविदा प्रणाली होगी और एक एकल निविदा प्रणाली होगी। अब खुली से मतलब आप सबको आमंत्रित करोगे भई, सार्वजनिक विज्ञापन दोगे, उससे आमंत्रण दोगे। सीमित मतलब कुछ ही लोगों को दोगे और एकल मतलब एक को ही दे दोगे। तो देखो खुली निविदा प्रणाली है, सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रण, ठीक है? कोई भी आप सार्वजनिक विज्ञापन दोगे, उसके द्वारा कोई न्यूज़पेपर में हम लोग आगे देखेंगे कौन-कौन से न्यूज़पेपर में कौन-कौन सी चीज़ का हमको ये विज्ञापन देना पड़ता है। तो और अगर 5,000 मूल्य से अधिक हो, तो खुली निविदा प्रणाली की जाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट धारा है भाई, याद रखना। 5,000 से अधिक होगा तो क्या? खुली निविदा प्रणाली। फिर सीमित निविदा प्रणाली किस केस में है? तो केवल सीमित संख्या में फर्मों को सीधा आमंत्रण किया जाएगा। सीधे आमंत्रण मतलब केवल सीमित सीमा में, मतलब मान लो 4-5 ऐसी कोई फर्में हैं, आपको पता है ऑलरेडी, तो आप उनको डायरेक्ट ही बोल दो। पर किस केस में होगा? 10,000 से कम मूल्य पर अपनाई जाती है कौन-सी? सीमित निविदा प्रणाली। फिर एकल निविदा प्रणाली है, तो इसमें केवल एक फर्म को ही आमंत्रण दे दो। अब 1,000 तक का है, तो कहाँ तो वो निकालोगे आप, टेंडर-वेंडर निकालोगे और सार्वजनिक विज्ञापन दोगे। 1,000 की सामग्री है और 10,000 विज्ञापन में लग जाएँगे। इसलिए ये एकल निविदा प्रणाली है। तो तीनों केसेज़ में क्या-क्या है? देखो, वापस से एक बार ये देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं। खुली निविदा प्रणाली है, उस केस में कितना है? मूल्य 5,000 से अधिक हो। सीमित निविदा प्रणाली में 10,000 से कम मूल्य पर अपनाई जाती है और एकल निविदा प्रणाली कितने? 1,000 तक के मूल्य सामग्री के लिए अपनाई जाती है। फिर नियम 7 देखें, तो नियम 7 में राज्य सरकार जो है ऐसी फर्मों, व्यक्तियों का नाम ब्लैक लिस्ट में डाल सकेगी यदि निम्न गुणवत्ता की आपूर्ति पाई जाती है। तो मतलब किसी ने अगर कोई काम किया है, वो अच्छे से नहीं किया है, उसकी क्वालिटी लो है या फिर किसी ने कोई सामान दिया है, उसकी क्वालिटी लो है, एज़ पर एक्सपेक्टेशंस नहीं है या एज़ पर जो टेस्टिंग वो होते हैं, उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं, एज़ पर स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो उसका नाम क्या है? राज्य सरकार कौन क्या कर देगी? ब्लैक लिस्ट कर देगी। अब ये राज्य सरकार याद रखना, है ना? यहाँ पर नगर पालिका ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकती है। नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद ये सब ब्लैक लिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो राज्य सरकार करेगी। तो ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिर हम देखें, तो ये फर्म भविष्य में निविदा में भाग नहीं ले पाएँगे। तो ये बात ऑब्वियस सी है कि ऐसी कोई अगर फर्म होगी जिसको ब्लैक लिस्ट कर दिया है, तो वो भविष्य में भाग नहीं लेंगे। फिर देखें नियम 8। तो अब नियम 8 देखो, थोड़ा-सा बड़ा नियम है, ध्यान से देखते हैं। इन मामलों पर पर्याप्त नियंत्रण में उपबंध करने और नमूने तथा विनिर्देशों के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अब इसमें क्या है कि कुछ भी आपको नमूने हैं, कुछ भी आपको जो सामान मिला हुआ है, उसके नमूने आपको लेने हैं, कुछ सैंपल लेने हैं, उसमें आपको इंस्पेक्शन करना है, वगैरह-वगैरह। तो ये सबके लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, वो नियम 8 में दी हुई है। अब देखें, जब आपूर्ति प्राप्त हो जाए तब क्रय अधिकारी कौन होता है? आप वापस से याद करो, मैंने शुरू में आपको बताया, जो सीएमओ है, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर है, वही क्रय अधिकारी है। क्रय अधिकारी द्वारा अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निरीक्षण, है ना? निरीक्षण कौन करेगा? या तो क्रय अधिकारी करेगा या फिर उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी करेगा। निरीक्षण मतलब इंस्पेक्शन हो गया।
ठीक है? फिर क्रय अधिकारी नमूनों के अनुरूप आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। तो आप ये याद रखना कि ये नमूनों का उसने जाँच तो करी है, पर मान लो कि कल को कुछ और ऐसी सिचुएशन आती है कि पता चलता है कि ये जाँच सही नहीं थी या फिर कुछ भी हो गया था, तो उत्तरदायी कौन होगा? तो क्रय अधिकारी खुद होगा भाई। फिर आपूर्ति के निरीक्षण के लिए कुछ वस्तुएँ उठाकर नमूनों से तुलना करना। अब वो जो आपके पास सैंपल हैं ऑलरेडी उसके लिए उससे आप जो आपके पास माल आया है वहाँ से कुछ सैंपल्स ले सकते हो और उससे आपको तुलना करने के लिए वो सैंपल उठा सकते हो। तो वो उठाई गई जो वस्तुएँ होंगी वो 10% से कम नहीं होनी चाहिए और यदि हों तो वो आपको रिकॉर्ड में लेना होगा। जैसे मान लो फॉर केस आपने 100 किलो कुछ सामान मँगवाया, 100 किलो मान लो कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे देखें तो 100 किलो आपने सीमेंट मँगाई। तो अब आपको चेक करना है कि ये जो सीमेंट है वो सही भी है कि नहीं है। तो आपको 10 किलो सीमेंट है ना, जो 10% है, वो 10% सीमेंट आप ले जाओ और चेक कर लो भई ये 10% सीमेंट है। फिर इसमें देखो यदि क्रय अधिकारी माल को अस्वीकार कर दे, अब ये ले जाना ये तो देखो मैंने 100 किलो तो एक एप्रोक्सीमेट बताया पर 100 किलो जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बड़ा-बड़ा आइटम होता है जैसे पत्थर हो गए, है ना? 2-3 ट्रक पत्थर हैं, 4 ट्रक पत्थर हैं, तो उसमें आपको जो क्रय अधिकारी होगा अस्वीकार कर दे, तो आपूर्तिकर्ता से उसके ही खर्च पर आपूर्ति करने के लिए कहेगा। जो आपूर्ति करता है वो ही खर्च वो पैसा देगा भाई अब ये माल को इधर-उधर ले जाना है, लाना है तो। फिर क्रय अधिकारी सप्लाई को स्वीकार करने या ना करने में अपना निर्णय कितने दिनों में देगा? तो भाई ये 7 दिनों में देगा, है ना? वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस 7 दिनों में इसको निर्णय देना पड़ेगा कि ये जो सप्लाई का जो सामान है, ये स्वीकार कर रहा है कि अस्वीकार कर रहा है। और अगर सही पाई जाती है, स्वीकार करता है, तो प्रमाण पत्र जारी करना पड़ेगा, प्रमाण पत्र जारी कर देगा। उसके अलावा उसके अलावा देखें तो बोर्ड की जो वित्त समिति है के वित्त समिति के जो सदस्य हैं उनके द्वारा अधिनियम की धारा 283 है ना इसके अधीन प्राधिकारी किसी भी समय स्टॉक रजिस्टर और खरीद से जुड़े रजिस्टर की जांच कर सकेगा। ठीक है। तो ये जो स्टॉक रजिस्टर है और ये खरीद से जुड़े रजिस्टर है इसकी जांच कौन कर सकेगा भाई? वित्त समिति के सदस्य, है ना? वित्त समिति के सदस्य कर सकते हैं। फिर प्राधिकृत अधिकारी नमूने आदि की तुलना करने के लिए समुचित पूर्व विधियों के अधीन नमूना लेने का हकदार होगा। ये हमने पहले ही देख लिया कि नमूना वो ले सकता है। फिर आगे देखें, तो पर कुछ ऐसे केसेस होंगे जहाँ पर ये जो निम्नलिखित अपन ने देखे मामले उनमें ये लागू नहीं होगा। तो परंतु उपर्युक्त सीमा निम्नलिखित मामलों पर लागू नहीं होगी जिनके लिए कोई निविदा आमंत्रित करना अपेक्षित नहीं होगा। यदि निम्न द्वारा चालित और बंधित किसी विक्रेता डिपो से क्रय किया जाए या तो देखो, अब ये यहाँ से अलग पॉइंट है। तो अपेक्षित नहीं होगा किस केस में या तो इन सब से आप माल खरीदते हो या इन सब से कोई काम पड़ता है। कौन-कौन सी जगह है? राष्ट्रीय कपड़ा विभाग लिमिटेड, राजस्थान हथकरघा परियोजना लिमिटेड, राजस्थान राज्य बुनकर संघ लिमिटेड, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम से और प्रमाणित खादी भंडार से, सहकारी होलसेल उपभोक्ता भंडार से और अच्छी विश्वसनीयता वाले रजिस्ट्रीकृत विनिर्माताओं से। इस केस में क्या है, इस केस में वो सब जो सारी नमूने उठाने वाली और ये सारी प्रक्रिया क्या है, अपनाई नहीं जाएँगी। और किस-किस केस में नहीं अपनाई जाएँगी? तो देखो अग्निशमन वाहनों के अधिकृत मरम्मत हेतु स्पेयर पार्ट्स वाहन के मूल निर्माता मतलब जैसे मान लो कि अग्निशमन वाहन है भाई अशोक लीलैंड का, टाटा का है, तो टाटा के ही शोरूम से जो मूल निर्माता है, वहाँ से आप स्पेयर पार्ट्स ले सकते हो 25,000 तक की सीमा तक, है ना? और ये सीधे खरीद सकते हो। आपको इसके लिए ना तो टेंडर करने की ज़रूरत है, ना कुछ और करने की ज़रूरत है। फिर मोटर यान का कोई अतिरिक्त पुर्जा ₹1000 तक की सीमा तक का उस यान के विनिर्माता या डीलर है। मतलब वही सेम होंडा की बाइक है और सुज़ुकी की कार है, तो उसी के डीलर से या उसी के विनिर्माता से, मैन्युफैक्चरर से आप ₹1000 की ती चीज़ खरीद सकते हो। फिर जब राज्य सरकार ने विनिर्दिष्ट सामग्री या माल के क्रय के लिए निविदा आमंत्रण से छूट दे रखी हो, अब राज्य सरकार ने ही जब छूट दे रखी हो, तो उसके लिए निविदा आमंत्रित करनी ही क्यों है, ठीक है? फिर जब राज्य सरकार ने किसी विभाग से या किसी सरकारी उपक्रम से क्रय किया जाए, अब राज्य सरकार का ही कोई विभाग है, कोई सरकारी उपक्रम है, तो वो क्या है ऑलरेडी ये सारी जाँच प्रक्रिया और ये सब में आ जाता है, तो उसके लिए उसको टेंडर करने की कोई ज़रूरत है नहीं। फिर प्राप्त किए जाने वाले अनुमानित मूल्य 10,000 से कम होने पर भी 10,000 से कम होने पर भी निम्नलिखित मामलों में खुली निविदा देखो हमने देखा 10,000 से जो कम मामले होंगे उसमें क्या 10,000 से ज़्यादा वाले में मामले में खुली निविदा नहीं होगी
खुली निविदा होगी तो उसके बजाय अपन सीमित निविदा प्रणाली को अपनाया जा सकेगा। अब सीमित निविदा प्रणाली किस-किस केस में अपना सकेंगे? वैसे तो खुली अपनानी थी, पर सीमित क्यों अपना सकेंगे? जब विज्ञापन द्वारा निविदाएँ आमंत्रित करना लोकहित में नहीं हो, ठीक है? एक बात तो ये हो गई और फिर जब माँगकर्ता अधिकारी यह प्रमाणित करे कि माँग आवश्यक है। ये 2 केस ऐसे होंगे, या तो लोकहित बोल दो आप, है ना? कुछ भी काम हो, ऐसा इमरजेंसी काम हो तो लोकहित में तो आप कर ही सकते हो। फिर जब माँगकर्ता अधिकारी आपको याद है क्या कौन है? तो क्रय अधिकारी, माँगकर्ता अधिकारी दोनों ही कौन है? सीएमओ हैं भाई, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर हैं। ये प्रमाणित कर दे कि माँग आवश्यक है, तो इस केस में भी सीमित निविदा प्रणाली निकाल सकते हो आप। फिर आगे देखें तो नियम 10। अब ये नियम देखो, नियम 8वाँ थोड़ा-सा बड़ा है, थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो एक बार इसको ध्यान से पढ़ लेना, नहीं समझ में आया तो एक बार बताना। मैं वापस से कोशिश करूँगा इसको समझाने की, कमेंट करके फिर आपको बताना पड़ेगा तभी मेरे को पता चलेगा। फिर देखें नियम 9, तो नियम 9 में क्या लिखा हुआ है? विज्ञापित माँगों के प्रति निविदा प्रारूपों के प्रभार। अब निविदा प्रारूपों के प्रभार क्या हैं? तो चार्जेज़ ऑफ टेंडर फॉर्मेट्स। अब आपको पता है टेंडर भरना है तो उसका कोई फॉर्मेट होता है ना? टेंडर भरना है तो उसका कोई फॉर्मेट होता है, तो वो फॉर्मेट कितने रुपए का होगा और उसपे मतलब एक तरीके से उसपे वो स्टैम्प वगैरह लगते हैं, तो वो कितने रुपए का होगा, तो वो आपको देखना है। तो वो देखोगे तो निविदा का देखो मूल्य इधर लिखा हुआ है और निविदा प्रारूप का प्रभार जो चार्जेज़ हैं वो, है ना? तो 10,000 रुपए तक का जो टेंडर है उसके लिए 20 रुपए, द 10,000 से 1 लाख तक का है तो 50 रुपए, 1 लाख से प 5 लाख तक का है तो 100 रुपए, 5 लाख से 1 करोड़ तक का है तो 200 रुपए और 1 करोड़ से अधिक है तो 500 रुपए, ठीक है? तो ये सारे, अब इनका तो मैं क्या समझाऊँ इसमें और क्या याद कराऊँ, पर आप याद रख लेना भाई 20, 50, 100, 200, 500 ऐसे याद रख लेना। फिर आगे देखिए नियम 10, तो नियम 10 में क्या दिया हुआ है? विभिन्न मूल्यों के लोक निर्माण कार्यों की निविदाएँ आमंत्रित करने हेतु समयावधि, ठीक है? विभिन्न मूल्यों के जो लोक निर्माण कार्य होंगे, जो पब्लिक वर्क्स वर्क्स हैं, उसमें निविदाएँ आमंत्रित करनी है, तो उसके लिए भी कोई समयावधि दी हुई है। अब आपको कितने-कितने जो अमाउंट है उसके काम के लिए क्या-क्या समयावधि है वो देख लो। 1 लाख तक के निर्माण है तो 7 दिन, फिर 1 लाख से 10 लाख तक का निर्माण है तो 10 दिन, फिर 10 लाख से 1 करोड़ तक का निर्माण है तो 15 दिन और 1 करोड़ से अधिक का निर्माण है तो 30 दिन तक। ये मतलब एक तरीके से आपने निविदाएँ आमंत्रित कर दी, तो आप बोलो कि 7 दिनों में ये काम करना है। 1 लाख तक की जो निर्माण है वो कितने दिनों में? 7 दिनों में आपको टेंडर भर के देना है। पर अगर 1 करोड़ तक का है तो 30 दिन का टाइम दोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फर्मों को ये पता चल सके और वो लोग ये सब कुछ कर सकें। फिर उपयुक्त समय सीमा की गणना कहाँ से करोगे भैया आप? तो नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशन की तारीख से, ठीक है? निविदाकारों द्वारा निविदा प्रस्तुत करने तक की जाएगी, है ना? तो आपने तारीख, 1 सेकंड, ये वापस से इसको रीड आउट कर लेते हैं, मैं कन्फ्यूज़ हो गया क्या? उपयुक्त समय सीमा की गणना निविदा आमंत्रित नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशन की तारीख से निविदाकारों द्वारा निविदा प्रस्तुत करने तक की जाएगी। ये जो समयावधि है ये कितने दिन में? आपने समाचार पत्र में जो प्रकाशन की तारीख है तब से लेकर के मतलब लास्ट डेट आपकी क्या है वहां तक ये की जाएगी। फिर देखें आगे तो नियम 11, तो ऐसे संक्रमणों की अनुमानित खर्चों को जो राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग में की प्रचलित दरों की मूल अनुसूची तय करने की प्रक्रिया बताई गई है, जिनकी निविदाएं स्थानीय अखबार में प्रकाशित की जाएंगी। अब आपको इसमें ये देखना है कि आपको स्थानीय अखबार में या फिर अलग-अलग अखबारों में क्या-क्या जो प्रोसेस होगा और कितना-कितना जो अमाउंट होगा, उस पे आपको कौन से अखबार में ये सब कुछ देना है। तो देखो, सबसे पहले देखें तो ऐसे कार्य जिनमें 2000 तक अनुमानित व्यय हो, राज्य सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग जो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी है ना, पीडब्ल्यूडी है, उसके द्वारा जो तय दरें होती है, उस पर क्रय अधिकारी द्वारा समस्त या किसी अनुमोदित जो ठेकेदार है, अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर है, के साथ बातचीत करके करवा सकेंगे। तो ₹2000 तक का काम है, तो भाई आप डायरेक्ट है ना अप्रूव्ड जो कॉन्ट्रैक्टर है, उससे बात करके करवा लो। कोई समाचार पत्र वगैरह में देने की ज़रूरत नहीं है। फिर कोई भी कार्य क्रियान्वयन करने के लिए निविदाएँ प्राप्त करने की प्रक्रिया वही होगी, जो नियम 5 और नियम 6 के अधीन उपबंधित हैं। अब नियम 5 और नियम 6 में हमने क्या देखा था? ऑलरेडी कि निविदा की प्रक्रिया क्या होने वाली है, निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होने वाली है। अब देखो, जो नियम 11 में दिया हुआ है, वो मेन चीज़ क्या है? निविदाएँ आमंत्रित करने वाले समस्त नोटिस निम्नलिखित समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएँगे। अब आपको कार्य की सामग्री का अगर अनुमानित मूल्य 20,000 तक का है, तो स्थानीय, दैनिक, साप्ताहिक
पाक्षिक समाचार पत्रों में जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुपादित किया जाएगा। ऐसे जो दैनिक समाचार पत्र हैं, साप्ताहिक हैं या पाक्षिक हैं, मतलब जो ऐसे बहुत ज़्यादा बड़े समाचार पत्र नहीं है ना, आप 20,000 तक का तो उसमें कर सकते हो। अब 20,000 से 10 लाख तक का काम है, तो आपको कहाँ राज्य का प्रमुख दैनिक अखबार, वहाँ पर ये करना पड़ेगा। फिर 10 लाख से अधिक का काम है तो भई अखिल भारतीय समाचार पत्र होना चाहिए। ऐसा समाचार पत्र जो ऑल ओवर द इंडिया जाता हो और राज्य का प्रमुख दैनिक अखबार, यहाँ पर ये इसका प्रचार करना पड़ेगा, मतलब उसका नोटिफ़िकेशन आपको देना पड़ेगा टेंडर वगैरह वाला। फिर आगे देखें तो नियम 12, अब नियम 12 में क्या है, जब तक निविदा नोटिस के साथ में अधिसूचित धन ना हो, तब तक किसी भी प्रकार का कार्य के क्रियान्वयन या क्रय के लिए किसी भी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब अब आप मान लो कि टेंडर है, अब टेंडर डालना है तो उसके साथ में मान लो कि कोई राशि फिक्स कर देते हैं ये, कि जैसे मान लो टेंडर डालना है आपको तो 10% राशि आपको देनी पड़ेगी उसमें साथ में। तो वो 10% राशि आप नहीं दोगे तो तब तक ये लोग कोई विचार नहीं करेंगे। मतलब साफ बात इतनी है कि पैसा दोगे तो निविदा के ऊपर भी विचार किया जाएगा, बाकी आप निविदा भर करके दे दोगे तो ऐसे डायरेक्ट कोई विचार नहीं किया जाएगा। फिर देखिए नियम 13, तो समस्त वस्तुएं स्वीकृति के पूर्व निरीक्षण के अधीन होंगी। आपने स्वीकृति कर ली तो भी निरीक्षण किया जा सकता है, और निरीक्षण जो है विनिर्माण के दौरान, जब कोई कंस्ट्रक्शन चल रहा है तब, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है तब, विनिर्माण के दौरान या आपूर्तिकर्ता के आपूर्ति के पूर्व या पश्चात किसी भी केस में किया जा सकता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है, नियम 13 में ये लिखी हुई है कि आप जो निरीक्षण होगा, जो इंस्पेक्शन होगा वो कभी भी कर सकते हो, और जितनी भी समस्त वस्तुएं हैं स्वीकृति से पूर्व या उसके बाद निरीक्षण के अधीन होंगी। फिर नियम 14, अब देखो नियम 14 थोड़ा सा बड़ा नियम है। उसके बाद में हम लोग नियम 14 के बाद में 2-3 नियम, टोटल 17 नियम है, तो नियम 14 थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से इसको देखते हैं। तो नियम 14 में क्या लिखा हुआ है, सक्षम स्वीकृति आवश्यक। अब आपको कुछ कुछ कॉम्पिटेंट अप्रूवल चाहिए, किसके लिए, कि इतना कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट है, वहाँ तक का जो व्यय है उसके लिए कौन सी जो अथॉरिटी है वो अप्रूवल देगी, कौन जो अथॉरिटी है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहलाएगी। तो ये इसमें बता रखा है, जो नगर निगम है उसके मामले में, जो नगर परिषद है या फिर नगर पालिका है उसके मामले में। तो तीनों का हम लोग देखते हैं कि देखो, सबसे पहले सामग्री माल के क्रय के कार्य की कोई संविदा निम्नलिखित प्राधिकारियों के पूर्व प्रशासनिक अनुमोदन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है, एवं वित्तीय स्वीकृति के बिना क्रियान्वित नहीं की जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होना चाहिए और फाइनेंशियल जो अप्रूवल है, स्वीकृति है, वो होनी चाहिए। अब इन केस नगर निगम है तो नगर निगम के केस में देखो आपको स्ट्रक्चर और पैसे थोड़े अलग अलग हैं। निगम है तो बड़ा काम होगा, बड़े पैसे होंगे, है ना, मतलब ज़्यादा पैसे का काम होगा। तो देखो नगर निगम के केस में क्या है, 25 लाख तक का व्यय है तो अतिरिक्त आयुक्त है ना, एडिशनल कमिश्नर या फिर उपायुक्त, जो डेप्यूटी कमिश्नर है वो ऐसे की साइनिंग अथॉरिटी होगी। देखो इधर जो अमाउंट है वो लिखा हुआ है, इधर साइनिंग अथॉरिटी लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बोलना तो मुश्किल हो जाएगा। तो ये 25 लाख तक का व्यय होगा तो अतिरिक्त आयुक्त या उपायुक्त कर लेंगे। 1 करोड़ तक का व्यय है तो आयुक्त कर लेगा। 2 करोड़ तक का व्यय है तो महापौर कर लेंगे, और 5 करोड़ तक का व्यय है तो वित्त समिति। अब आप देखो इसमें एक बात है कि बहुत सारे ये हम लोग निगम और परिषद और जो पालिका है तीनों का देखेंगे। इसमें जो मैक्सिमम है ना वो वित्त समिति के पास में ही पावर्स होती है। उसके बाद में जो पूर्ण शक्तियाँ होती हैं, वो नगर निगम को ही प्राप्त होंगी। तो पूर्ण शक्तियाँ हर बार आप देखोगे मैक्सिमम जितना अमाउंट है वो वित्त समिति के पास होता है, मिनिमम अमाउंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है वहाँ पे उसके पास होता है। तो ये वैसे याद करने का कोई और तरीका तो है नहीं, बाकी तो पढ़ कर के ही याद होगा। फिर देखिए नगर परिषद है, तो नगर परिषद के मामले में क्या होगा, तो 2 लाख तक का व्यय है तो आयुक्त। फिर आप देखो पीछे जो नगर निगम है उसमें जो आयुक्त है वो 1 करोड़ तक का व्यय है तो, है ना? यहाँ पे व्यय लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पे ये जो व्यय लिखा हुआ है ये देख लेना भाई, यहाँ पे व्यय है ना, करेक्शन कर लेना नोट्स में, व्यय है। तो ये 1 करोड़ तक का नगर निगम के केस में था, पर नगर परिषद के केस में 2 लाख तक का व्यय है तो फिर आयुक्त कर देगा साइन, 50 लाख तक का व्यय है तो अध्यक्ष कर देगा, 100 लाख मतलब 1 करोड़ तक का व्यय है तो वित्त समिति, और पूर्ण शक्तियाँ किसमें होंगी, नगर परिषद में होंगी। फिर उसके आगे देखो नगर पालिका है, तो नगर पालिका के मामले में जो आप लगने वाले हो ईओ, तो 1 लाख तक की पावर भाई आपके पास में रहेगी। 1 लाख तक का व्यय है तो साइनिंग अथॉरिटी कौन है, ईओ होगी। फिर ईओ को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं अधिनियम में बार-बार, सीएमओ बोल रहे हैं, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर बोल रहे हैं। फिर 25 लाख तक का व्यय है तो चेयरमैन के पास में ऐसी पावर होगी, और 50 लाख तक का व्यय है तो वित्त समिति के पास में ऐसी पावर होगी।
और जो पूर्ण शक्तियाँ वो किसके पास होंगी? तो नगर पालिका के पास होंगी। परंतु इसमें देखो एक परंतु भी लगाया हुआ है कि उपर्युक्त जो वर्णित प्राधिकारी हैं, एक्ट की धारा जो एक्ट है हमारा अधिनियम है, उसकी धारा 81 है ना? जो नगर पालिका निधि के खर्च से संबंधित कुछ बातें हैं, तो उसकी धारा 81 के प्रावधानों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ठीक है? ये धारा 81 एक बार मैं चेक कर लूँगा वापस कि ये नगर पालिका निधि से खर्च संबंधित है ही या क्या है? पर धारा 81 है ये आपको याद रखना है। इसका जो इंटरनल मैटर है वो मैं शायद ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो एक बार देख लूँगा। ठीक है? फिर पिछले वर्ष के वास्तविक आय और व्यय की राशि 20% से अधिक हो तो अब मान लो कि आपका कमाई तो हुई है 1 लाख, है ना? है ना? 1 लाख कमाई हुई है और आपने 1,20,000 का खर्चा कर दिया। तो इस केस में आपने ये जो 1,30,000 का खर्चा कर दिया, तो ये 20% से अधिक हो गया ना, 20% से अधिक हो गया, तो उस केस में क्या है कि ये जो स्वीकृति है ना, आपको लेनी पड़ेगी। नगर निगम या परिषद है, तो उसके केस में राज्य सरकार से लेनी पड़ेगी और नगर पालिका के केस में जो क्षेत्रीय उपनिदेशक है, जो रीजनल डेप्यूटी डायरेक्टर है, उससे लेनी पड़ेगी। जो हमने अधिकारी वगैरह पढ़े, ये किस केस में है? जो आय और व्यय की राशि 20% से कम हो, है ना? उसमें जो डिफ़रेंस है, वो जो है वो 20% से कम होगा तो ये जो प्रोसेस है हमने एक-एक अधिकारी का देखा, चेयरमैन का देखा, वित्त समिति का देखा और अगर 20% से अधिक है, तो जो ये प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये क्या है? या तो राज्य सरकार से लेना पड़ेगा नगर निगम और नगर परिषद के केस में और नगर पालिका से क्षेत्रीय उपनिदेशक के केस में। तो ये बात हो गई भाई हमारा जो नियम 14 है। इसमें देखो आगे क्या और क्या बातें लिखी हुई है। अब देखो कि आपको कुछ काम करवानी है, तो प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति किसी भी दशा में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। जो आपको स्वीकृति हो गई है ना, उसमें कोई वृद्धि बाद में नहीं कर सकते आप। मूल स्वीकृति प्रशासनिक अनुमोदन से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो प्रशासनिक अनुमोदन है, मतलब मान लो कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल 1 लाख का हुआ है, तो मूल स्वीकृति भी वही होगी, 1 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। फिर कुछ कार्य नीचे दी गई निश्चित अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। अब देखो, आप देख रहे हो कि नगर पालिका में, नगर निगम में हर जगह पे कुछ रोड्स बन रही हैं, कुछ और काम चल रहा है और अलग-अलग हैं। वैसे वो कुछ ना कुछ कारण से अटके हुए ही रहते हैं। पर यहाँ पर निश्चित अवधि तय की हुई है भई, तो वो कौन-कौन सी निश्चित अवधि है, तो ये आपको अगेन याद ही करनी पड़ेंगी, इसका कोई इलाज मेरे पास तो नहीं है। 5 लाख तक की लागत का कार्य है तो 1 माह में पूरा किया जाएगा। 5 से 10 लाख तक का है तो 2 माह में, 10 से 50 लाख तक का है तो 4 माह में और 50 लाख से 1 करोड़ तक की लागत का काम है तो 6 महीने में भई इसको पूरा करना है। तो ये 4 चीज़ें तो ऐसे याद रखना और 1 करोड़ से अधिक लागत का कार्य है, तो नगर पालिका बोर्ड जो है वो निश्चित समय तय कर देगा भई। वो निश्चित समय बता देगा कि 1 करोड़ से ज़्यादा 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ का काम है, तो वो कितने समय में करना है। पर वो जो समय है वो तय पहले से रहता है, निश्चित अवधि के भीतर ही वो काम पूरा होना चाहिए। फिर देखें तो काम में देखो जो पैसा है वो कैसे-कैसे मिलेगा, जो काम करने वाला व्यक्ति है उसको कैसे-कैसे मिलेगा। तो कार्य की अनुपातिक प्रगति और समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता की रिपोर्ट पर निम्न अनुसार भुगतान किए जाएगा। अब निम्न अनुसार भुगतान किया जाएगा तो देखो, अगर आपने आप एक बार ये पढ़ लेना पूर्ण निश्चित अवधि का समय विस्तार। अब मान लो कि 25% काम हो गया, है ना? आपने 100 काम दिया था, 25 काम हो गया, है ना? तो आपने 12.5% राशि, है ना? 1/4 दिनों में साढ़े 25% काम हो गया तो 12.5% राशि आप दे दोगे, है ना? जो आपने टोटल टेंडर निकाला है या टोटल जो वैल्यू है उसकी 12.5% राशि आप दे दोगे। 50% काम हो जाएगा आधे दिनों में, तो 40% राशि दे दी जाएगी। फिर अगर 75% काम हो गया तो 75% राशि दे दी जाएगी और 100% काम हो गया, टोटल काम हो गया तो 100% राशि दे दी जाएगी। तो ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ मत होना यहाँ पे, क्या-क्या चीज़ें हैं, आप वापस से एक बार देख लो कि देखो मान लो कि आपने काम करवाया है ₹100 का ₹1000 का काम करवाया है ना? ₹1000 का काम करवाया है और ये जो टोटल काम है उसकी अवधि है तो 25% समय जब हो जाएगा या फिर 25% काम हो जाएगा। हमने देखा दोनों निश्चित ही है तो अपन समय के हिसाब से बात कर रहे हैं। 25% टाइम हो गया मतलब 1/4 दिन हो गए, 25% काम हो गया आपका तो 12.5% राशि आपको 100 ले लोगे इसको तो ईज़ी हो जाएगा कि आपको 12.5% राशि तो ₹12.5 उस दिन दे देने हैं। जैसे ये 25% काम हो जाए, 1/4 दिन हो जाएँ तो। फिर 50% काम हो जाए आधे दिनों में तो आपको 40% राशि मतलब ₹40 दे देने हैं। फिर अगर 34 दिनों में
मतलब 34 क्या 3/4 दिनों में 75% काम हो जाए, तो आपको क्या कर रहे हैं कि 75% राशि दे देनी है। 75% काम है, 75% राशि है, तो आपको ₹75 दे देने हैं। ये मतलब 12.5 के बाद ऐड करके जो 40 होता है, टोटल ₹40, 12.5 प्लस 40 नहीं करने हैं, है ना? तो यहाँ पे ₹75 दे देने हैं, फिर 100% में 100% दे देने हैं, ठीक है? तो ये बात हो गई। अब इसके आगे क्या है? अब देखो यहाँ पर कुछ-कुछ चीज़ें हैं, वो हम लोग देखते हैं, थोड़ी-सी टेक्निकैलिटी है इसमें, वो क्या-क्या है? यदि विभाग के पास किसी कार्य को करने के लिए उसकी विशेष प्रकृति को देखते हुए पूर्ण साधन नहीं है, मतलब विशेष प्रकृति का कोई काम है और पूर्ण साधन विभाग के पास उपलब्ध नहीं है, तो क्या होगा? तो बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बाद में, है ना? इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पर लाइन मैंने येलो किया हुआ है। बोर्ड के पूर्व अनुमोदन के बाद में परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता, देखो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी होती है, उसकी सेवाएँ किराए पर ली जा सकेंगी और ऐसी सेवाओं के लिए बजट का प्रावधान करना होगा, है ना? तो जो ऐसी सेवाएँ होंगी उसके लिए आपको अलग से बजट तय करना होगा। अब ये पीएमसी क्या होती है, हम लोग टेक्निकल बातों में ना पड़ें तो ठीक है वैसे, पर मान लो मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ कि कहीं पर स्मार्ट सिटी का कुछ काम चल रहा है ना? एग्ज़ाम्पल है, तो आप नगर पालिका से रिलेट करके देखना। स्मार्ट सिटी का कोई काम चल रहा है, ये एल-एन-टी ने ले रखा है। एल-एन-टी बड़ी कंपनी है, उसने काम ले रखा है। पर एल-एन-टी के पास में या तो ऐसे कोई पूर्ण साधन हैं जो उपलब्ध नहीं है या फिर कोई विशेष प्रकार का काम है। उसके लिए अब एल-एन-टी क्या करेगी, कोई एक कंपनी एक्स, है ना? एक्स को हायर करेगी, वो एक्स अब इसका काम करेगा और उसके लिए एल-एन-टी अलग से बजट बना देगी। तो ये जो एक्स है ना, ये पीएमसी हुई, ठीक है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी होगी ये। कुछ अलग-अलग कंपनियाँ होती हैं, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर असफल निविदा दाताओं के अग्रिम जो होंगे एडवांसेस, वो रिटर्न करने के जो कब रिटर्न किए जाएँगे, तो 7 दिन के भीतर। मतलब मान लो कि 5 जनों ने टेंडर डाला था, 1 का तो टेंडर हो गया, बाकी 4 तो फेल हो गए एक तरीके से। तो वो 4 ने भी तो निविदा के साथ में कुछ पैसे जमा कराए थे, तो वो 4 के पैसे कब मिलेंगे? तो वो 7 दिन के भीतर वो पैसे मिल जाएँगे भई। फिर यदि एक ही निविदा प्राप्त हो और दरें युक्ति-युक्त हों, तो वह अगले उच्चाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जा सकेगी। अब देखो, अपन ने शुरुआत में क्या बात पढ़ी थी कि अगर एक ही निविदा आएगी या फिर पर्याप्त निविदाएँ नहीं आएँगी, तो आपको वापस से री-टेंडर करना पड़ेगा, वापस से टेंडर लॉन्च करना पड़ेगा, समाचार पत्र वगैरह में देना पड़ेगा। परंतु यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक ही निविदा अगर प्राप्त हो और दरें युक्ति-युक्त हों, जो रेट्स हैं वो बराबर हों, उसको लगता है जो अधिकारी है उसको लगता है कि स्वीकृति दी जा सकती है, तो वो स्वीकृति दे सकेगा। अगले उच्च स्तर अधिकारी को मामले की सिफारिश करते हुए उल्लेख किया जाएगा कि नए सिरे से निविदाएँ आमंत्रित करना नगरपालिका बोर्ड के हित में क्यों नहीं है। मतलब क्या हुआ कि मतलब मान लो कि उसने ये देख तो लिया कि हाँ भाई, जो दरें हैं वो सही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़्यादा पैसे-वैसे नहीं लग रहे हैं। एक ही फर्म आई है तो क्या हो गया, पैसे तो नहीं लग रहे हैं ना हमारे ज़्यादा। तो ये जो अधिकारी है, ये अगले जो उच्च अधिकारी है, ये मतलब ये स्वीकृति तो दे सकता है, पर इसको अगला जो उच्च अधिकारी होगा, उसको सिफ़ारिश करते हुए लिखना पड़ेगा कि भई नगरपालिका जो बोर्ड है, उसके हित में क्यों नहीं है वापस से निविदा लाना, नए सिरे से निविदा आमंत्रित करना। क्योंकि जो मूल हमने नियम देखा, उसमें तो यही लिखा हुआ है ना कि वापस से निविदा आमंत्रित करनी है। तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई है नियम 14 में। नियम 14 में देखो बहुत सारी बातें लिखी हुई है, 2-3 बार पढ़ोगे ना तो अपने आप ही क्लैरिटी आ जाएगी। है ना? इसका कोई तरीका मैंने बताया ही कि लाल मोजा, सफ़ेद मोजा वाला कोई तरीका है नहीं। फिर देखें, सामान्य परिस्थिति में एकल निविदा प्राप्त होने पर नए सिरे से निविदाएँ आमंत्रित करके जो कॉम्पिटिटिव दरें हैं, प्रतिस्पर्धात्मक दरें हैं, वो प्राप्त करने का प्रयास किए जाएँगे। ठीक है? ये हमने बात पहले ही कर ली। नॉर्मल केसेज़ में तो यही होगा, पर उच्च अधिकारी को लगे तो फिर वो क्या है कि जो एक ही निविदा प्राप्त हुई है उसको दे सकता है वो काम करने के लिए। तो ये बात हो गई नियम 14 की। थोड़ा-सा बढ़ा है नियम 14 और नियम 8, शायद 2 नियम इसमें थोड़े-से बढ़े हैं। फिर हम लोग ये 2-3 नियम हैं और देख लेते हैं। थोड़ा-सा पानी पी लूँ मैं। अब देखो, नियम 15 में क्या लिखा हुआ है कि निर्माण कार्य की अवस्था में संबंधित अनुमान तथा निम्न राशि के तकनीकी रूप से अनुमोदन तथा परीक्षण की सीमा निम्न होगी। देखो, वैसे तो ये हिंदी इतनी टफ लिखी हुई है कि इसका कुछ किया नहीं जा सकता। पर आप देखो, कुछ टेक्निकल जो रूप का कोई काम होगा, उसके लिए कुछ स्वीकृतियाँ लेनी पड़ती हैं। तो वो टेक्निकल स्टाफ होगा।
तो वो टेक्निकल स्टाफ वगैरह जो रहते हैं, उनसे कितनी राशि तक की स्वीकृति कौन दे सकता है, ये इसमें नियम 15 में लिखा हुआ है। तो देखो, सरकार द्वारा जो गठित तकनीकी समिति होगी, उसके पास तो पूर्ण शक्ति होगी ही होगी। फिर उसके अलावा कौन-कौन होते हैं, तो देखो, एक तो अधीक्षण अभियंता होता है, एक अधिशासी अभियंता होता है, एक सहायक और एक कनिष्ठ, है ना? अधीक्षण मतलब सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, और जो निदेशक स्थानीय निकाय है, ये 2, है ना? एक तो इंजीनियर है और एक आईएएस ऑफिसर होता है वैसे, निदेशक होता है, डायरेक्टर होता है, जो स्थानीय निकाय होता है वहाँ का। तो ये 1.5 करोड़ तक के जितने सैंक्शन्स होंगे ना, ये लोग कर सकते हैं, जो टेक्निकल रूप के काम हैं। फिर अधिशासी अभियंता जो है, एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर, इसको जनरल भाषा में हम लोग एक्सीएन भी कह देते हैं, और इसको 50 लाख तक के कार्य की स्वीकृति है। फिर सहायक अभियंता है जो एईएन होता है, उसको 5 लाख तक के कार्य की, और जो जूनियर इंजीनियर है उसको 1 लाख तक के कार्य की स्वीकृति करने की जो उसके पास में पावर्स हैं। फिर आगे देखें तो तकनीकी अनुमोदन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित तकनीकी समिति जो है, 7 दिवस के भीतर प्रस्ताव पर निर्णय लेगी। जो एक 1.5 करोड़ से ऊपर वाले हैं, हमने देखा 1.5 करोड़ तक वाला तो कौन-कौन कर देगा, जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है और जो निदेशक है स्थानीय निकाय का, ये सैंक्शन कर देंगे। परंतु 1.5 करोड़ से ऊपर वाले हैं, उनके लिए तकनीकी समिति कितने दिन में निर्णय लेगी भाई? 7 दिन में निर्णय लेगी। निर्णय लेने के बाद में समिति के डिसीजन के पश्चात जो अधीक्षण अभियंता है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा हस्ताक्षरित, ओह! सो सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत कर दिया। यहाँ पर है ना, एक चीज़ वापस से मैं चेक करूँगा अभी, ये वाला, अगर आप लोग चेक कर सको तो आप लोग चेक करना, पर ये यहाँ पर शायद ये जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है ना, ये स्थानीय निकाय निदेशक जो है, उसके ऑफ़िस में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर होता है शायद, ठीक है? एक बार मैं कन्फर्म करके और कमेंट में पिन कर दूँगा। तो यहाँ पर देखें, औपचारिक जो तकनीकी अनुमति इसने दे दी, जो अपने पास तकनीकी समिति थी राज्य सरकार की, उसने अनुमति दे दी। उसके बाद में क्या होगा, तो उसके बाद में जो अधीक्षण अभियंता है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, स्थानीय निकाय निदेशालय में, उसके द्वारा ये हस्ताक्षरित किए जाएगा। ठीक है, फिर एस्टिमेट की बात करें, तो देखो, अनुमान किस तरीके से बनाया जाता है, मैं आपको इसकी भी टेक्निकैलिटी में नहीं लेकर के जाऊँगा बहुत ज़्यादा, पर जो एस्टिमेट प्रिपरेशन है, वो कैसे की जाती है, तो मैं आपको पहले बताता हूँ कि एक बीएसआर होती है ना, बेसिक शेड्यूल रेट होती है। अब आपने कभी देखी हो कि नहीं देखी हो, मैं पता नहीं, मैंने ये बीएसआर बहुत अच्छे से देखी है। ये एक मोटा-सा पोथा होता है भई, है ना? एक मोटा-सा पोथा होता है, उस पोथे में क्या मैं आपको बताऊँ, छोटे से छोटा आइटम जो होता है, एक मान लो कि बिल्डिंग बननी है ना? एक बिल्डिंग बननी है, तो एक बिल्डिंग बनने के लिए छोटे से छोटा आइटम, एक जो नल लगना है वो, या नल के पाइप के ऊपर कोई स्क्रू लगना है वो, उस तक की जो रेट्स हैं, वो लिखी रहती हैं, और ये जो सरकार है वो तय करती है। जितने भी काम होंगे वो बीएसआर के रेट के अनुसार होते हैं, ठीक है? मैं शायद आपको समझा पाया हूँ कि बीएसआर क्या है। तो अब देखें, जो एस्टिमेट है, वो स्थल के निरीक्षण तथा पीडब्ल्यूडी की बीएसआर, पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है, उसकी ये बीएसआर जो होती है, बेसिक शेड्यूल रेट होती है, उसके आधार पर बनाया जाएगा, है ना? स्थल का निरीक्षण कर लेंगे और पीडब्ल्यूडी की बीएसआर में रेट देख लेंगे, उसके अनुसार हम लोग एस्टिमेट बना लेंगे, तथा उसमें स्थल योजना, डिज़ाइन रेखा चित्र, संरचनात्मक डिज़ाइन के साथ तकनीकी टिप्पणी संलग्न की जाएगी। ये जो स्थल योजना, डिज़ाइन रेखा चित्र और आपको जो डिज़ाइन वगैरह करनी है, वो तकनीकी आपको जो टेक्निकल टिप्पणी है वो उसमें करनी पड़ेगी, और एस्टिमेट की आपको 3 टोटल प्रतियाँ बनानी पड़ेंगी। तो ये बात हो गई भाई एस्टिमेट के बारे में, है ना? कोई काम कराना है तो उसका एस्टिमेट बनाना पड़ेगा, तो वो किस हिसाब से बनता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर नियम 16, तो नियम 16 में देखें तो कोई संविदा बाध्यकारी नहीं होगी जब तक कि इन नियमों और अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया जाएगा। जितनी भी संविदा हो, निविदा हो, टेंडर है, वो बाध्यकारी नहीं होगा भाई, है ना? अगर वो बाध्यकारी तब होगा जब नियमों के और अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुपालन किया जाएगा, तो बाध्यकारी है, वरना है वो बाध्यकारी नहीं होगा। फिर नियम 17 देखें, तो निविदा का प्रारूप। अब निविदा का प्रारूप क्या होगा? निविदा के प्रारूप में जो चार्जेज़ वगैरह लिखे हुए थे, वो तो हमने पहले देख लिए थे। अब प्रारूप राजस्थान के सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुकूल होगा। चालू भुगतान, पूर्णतता ये पूर्णता है भई, पूर्णतता नहीं है। पूर्णता रिपोर्ट, अंतिम भुगतान, लेखा के प्रारूप तथा रजिस्टर, ये सारे वही यूज़ किए जाएँगे जो पीडब्ल्यूडी द्वारा यूज़ किए जाते हैं। पीडब्ल्यूडी तो वैसे आपको पता होगा ना, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो होता है
है ना? तो उसके जो रजिस्टर बीएसआर भी उसी की यूज़ कर रहे हैं, और रजिस्टर हो, चालू भुगतान हो, पूर्णता रिपोर्ट, अंतिम भुगतान, लेखा का प्रारूप, ये सारी चीज़ें पीडब्ल्यूडी जो यूज़ करता है वही वाले हम लोग भी यूज़ कर लेंगे, ठीक है? तो ये भई अपना ये वाला जो लास्ट नियम है, ये भी खत्म होता है। हमने देखो 3 नियम पढ़ लिए, है ना? थोड़ी बहुत मैं आपको बात बताऊँ तो वापस से हमने 3 नियम पढ़ लिए। आपको मैं बता देता हूँ कि आपके 25 एक क्वेश्चन है ना, मैं पहले 30 क्वेश्चन कह रहा था, 25 क्वेश्चन लगभग जो अधिनियम है, जो एक्ट है उससे आने वाले हैं, है ना? 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ये नियम से 8 से 10 क्वेश्चन मान लो, और 8 से 10 क्वेश्चन इससे मिलेंगे, और आपको 5 क्वेश्चन जो होंगे 8 से 5 से 8 क्वेश्चन मान लो, आप जो 8 योजनाएँ हैं उससे मिलेंगे। अब योजना वाला भी आप मुझे कमेंट करके बताना कि योजना बहुत ज़्यादा डिटेल में करानी है या फिर सिर्फ़ और सिर्फ़ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वही आपको जानने की ज़रूरत है। देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाओ तो योजना में क्या-क्या चल रहा है, कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितनी चीज़ें दी जा रही हैं, तो वो मेरे हिसाब से तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता नहीं है, उसका कॉस्ट बेनिफिट नहीं रहता है। तो आप देख लेना, बाकी ये इतनी चीज़ें करने के बाद में आपका जो 40 नंबर का मैटर है, वो मेरे हिसाब से 5-6 घंटे में आप उसको रिवाइज़ कर सकोगे, वीडियो देखते-देखते भी, नोट्स लेकर के भी। तो आप 5-6 घंटे में आप 10 बार, 20 बार आप उसको रिवाइज़ करो। बाकी 8 योजनाओं का जो है, वो थोड़े 2-4 दिनों में हम लोग कोशिश करते हैं करने की। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।